नमस्कार शशांक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप पहली बार आए हैं। नमस्ते अंजू जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी, एक नई बहस इस देश में छिड़ गई है जब से उपराष्ट्रपति ने यह सवाल उठाया था कि नोटिस कैसे जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए और राज्यपालों के लिए, कैसे समय सीमा तय कर सकता है। उसके बाद से लगातार बहस हो रही है और अब तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल फरमा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से कैसे कर सकते हैं, ये तो उनके दायरे में नहीं आता है। कैसे समझा जाए इस पूरे मामले को? अंजू जी, बहुत विचित्र बात है। देखिए, कानून का विद्यार्थी हूं मैं, खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, तो ये बहुत अच्छा लगता है जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई टाइमलाइन फ्रेम में कोई जजमेंट होना चाहिए, कोई ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन और ये बात आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हुए, सेपरेशन ऑफ पावर को तोड़ते हुए जब आप डायरेक्शन देने लगते हैं सरकार को, गवर्नर को और अब राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति को तो विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति के नाम की शपथ खाते हैं लोग। अब राष्ट्रपति को और संविधान को मतलब आड़ में रख के किस तरीके से उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। और अंजू जी, दूसरी बात है, देखिए, एक तो मोरालिटी वाली बात है कि डायरेक्शन होना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो तो लीगली तो करेक्ट है नहीं। अगर हम मोरल ग्राउंड पे भी बात करें तो डायरेक्शन दे कौन रहा है? इस देश की न्यायिक व्यवस्था में अनफॉर्चुनेटली 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। 5 करोड़ का मतलब अंजू जी, हर केस में अगर एटलीस्ट 2 पार्टी है तो 10 करोड़, और एक परिवार में 5 लोग हैं तो सीधा सीधा 50 करोड़। 50 करोड़ लोग इस देश के डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं लिटिगेशन में, दैट इज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन। और जिसमें 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल के टाइम लग जाता है फैसला देने में। ऐसे केस में ऐसी एक जो व्यवस्था चल रही है, इंस्टीट्यूशन जो फेल हो रहा है अपने दायित्व को पूरा करने के लिए, वो अब दूसरे इंस्टीट्यूट में घुस के इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स, इस तरीके के स्टेटमेंट, इस तरीके के ऑर्डर, मुझे लगता है बहुत गलत है। और अंजू जी देखिए, 450 पेज का ऑर्डर सिर्फ ये ज्ञान देने के लिए, और कहां का जजमेंट उठा है? क्योंकि प्रेसिडेंट तो था नहीं इस देश को, राष्ट्रपति को ऑर्डर देने का अधिकार तो है नहीं किसी को। प्रेसिडेंस उठाया गया फिजी के जुडिशरी से, पाकिस्तान के जुडिशरी से। तो क्या अब भारत पाकिस्तान की जुडिशरी से चलेगा? तो ये बड़ा बड़ा विचित्र स्टेटमेंट है। और जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा है, उपराष्ट्रपति साहब ने कहा है, मुझे लगता है कि आम जनता यही सोच रही है। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मैं जिनसे बात करता हूँ यही बात हो रही है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे यही बात हो रही है कि आप अगर दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं तो आप खुद तो अच्छे होंगे। तेंदुलकर साहब अगर किसी को कहेंगे क्रिकेट में अच्छा करो, तो इसलिए कह पाते हैं क्योंकि वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप खराब क्रिकेट खेले तो किसी को थोड़ा बोल देंगे कि अच्छा खेलो तुम। तो यहाँ तो अपनी इनकी विफलता है, और उसके बाद इस तरीके के स्टेटमेंट बहुत अनफॉर्चुनेट है। और कपिल सिब्बल जो ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर सकते हैं, ये लोग भूल गए कि शाह बानो के केस में इसी कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि अपनी हद में रहे। सिर्फ इतना नहीं अंजू जी, उसे कुछ दिन और पीछे चले जाइए। ये तो शाह बानो का केस तो फिर भी राजीव गांधी जी के टाइम में हुआ था। इंदिरा जी के समय में क्या हुआ लोगों ने नहीं देखा? कोर्ट जाने का अधिकार बंद छीन लिया गया था, राइट टू लाइफ छीन लिया गया था। चीफ जस्टिस कौन बनेंगी वो इंदिरा जी डिसाइड करती थी, फोन्स जाते थे। बाद में राजीव गांधी जी के समय में हमने देखा किस तरीके से। और देखिए अंजू जी, एक और बात, ऐसा नहीं कि इसके पहले जब 10 साल तक भाजपा विपक्ष में थी तो न्यायालयों के माध्यम से सरकार नहीं चला सकती थी, लेकिन नहीं, उस समय भाजपा ने ऑपोजिशन का काम किया। अभी जो ऑपोजिशन है ये कौन है? कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं कौन? वकील के अलावा ये राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं, ये पार्टी के प्रतिनिधि हैं। एक कांग्रेस के हैं, एक कांग्रेस के रहे हैं, अभी समाजवादी के थ्रू पार्लियामेंट में पहुंच गए, तो ये बेसिकली कांग्रेस ही है। ये क्योंकि सरकार में नहीं है, वहां के मिनिस्टर्स नहीं है, तो चाहते हैं कि किस तरीके से हम गठजोड़ करके कोर्ट में जाके हर बिल को चैलेंज करके हम कोर्ट के माध्यम से चलाएंगे। ये वक्त का ही कानून ले लीजिए एग्जांपल में, वक्त का कानून किसने पास किया है? भाई पार्लियामेंट ने पास किया, पार्लियामेंट में आपने भी वोट किया है, आपने स्पीच दिया है। तो क्या मोरल ग्राउंड था कपिल सिब्बल के पास कि वो जब पार्लियामेंट में स्पीच दिया, उसके बाद वोट किया, वहां हार गए, तो सुप्रीम कोर्ट में वकील बन के आ गए? इनका केस तो इसी ग्राउंड पे कि मोरली सही नहीं है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तो मेरा मानना है कि ये बहुत गलत हो रहा है। बार बार इस तरीके की बातें की जा रही है ताकि इस देश को किसी तरीके से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, हरीश साल्वे साहब बहुत बड़े जूरिस्ट है इस देश के, उन्होंने कहा जुडिशियल डॉक्ट्रिन, जुडिशियल ऑटोक्रेसी के थ्रू इस देश को चलाने की कोशिश, ये वही और कुछ नहीं अंजू जी। और आज जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा एकदम सही कहा है कि इस देश को समझना पड़ेगा कि देखिए, जब एक समय में विधायिका बहुत निरंकुश हो गई थी, इंदिरा गांधी के समय में हमने देखा था, तो न्यायपालिका उस समय आई थी उसको रोकने के लिए। आज मैं सुप्रीम कोर्ट और
हाई कोर्ट्स का लॉयर हूं मैं, और उस प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के नाते भी मैं कहना चाहता हूं कि निरंकुश होने का अधिकार आप किसी को नहीं दे सकते, चाहे वो विधि पालिका पास्ट में थी और आज के डेट में ये न्यायपालिका को भी ये अधिकार नहीं हो सकता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से परे हटकर और इस तरीके की काम करे, स्पेशली तब जब आपके अपने गिरावान में बहुत ही दाग है। आप करप्शन दूसरों का रोकना चाहते हैं, अपने यहाँ करप्शन पे आप देखना तक नहीं चाहते। आज सुप्रीम कोर्ट देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, उनको हमने सारे पारिवारिक डिटेल्स देने पड़ते हैं, कितना पैसा है उनके पास, कितने अकाउंट्स हैं, क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है, उनकी फैमिली के पास कितनी प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं यही चीज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस करते हैं? अब सोचिए कि मतलब आप मतलब आश्चर्यचकित रह जाइएगा। आरटीआई की बात होती है कि भाई सब लोग आरटीआई में कवर होंगे, क्यों जुडिशरी कवर नहीं होती है? यशवंत वर्मा जी जो जस्टिस थे दिल्ली हाईकोर्ट के, उनके केस में तो हमने देखा एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुआ। आप बड़े बनते हैं कि भाई हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, ये जुडिशरी करप्शन के अगेंस्ट है, और मैं भी एज अ लॉयर बहुत अच्छा लगता है जब इंडियन जुडिशरी काम करती है कि भाई हम करप्शन नहीं सहेंगे। कोई ब्यूरोक्रेट कर देगा करप्शन तो उसको हम जेल में डाल देंगे, कोई पॉलिटिशियन करेगा तो हम जेल में डाल देंगे, बहुत अच्छी बात है, डालना भी चाहिए। क्यों नहीं जज के लिए वही चीज होगा? हमें तो वहां भी अच्छा लगता। तो ये दोहरा मापदंड, और इसीलिए अंजू जी आज की डेट में नॉर्मल कॉमन जनता का विश्वास टूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि जज के घर में अगर इतने 15 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ मिल गए तो क्या पता हर जज बिका हुआ हो, क्या पता हर जज पैसा लेता हो। ये एक आम धारणा है। तो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक लाइन कही जाती है हमारी जुडिशरी में कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो शुड बी सीन टू बी डन। सिर्फ न्याय होना नहीं चाहिए लेकिन दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो अगर आपका सही में एक मन था कि आपको करप्शन के अगेंस्ट में काम करना है तो आपको यशवंत वर्मा जी के अगेंस्ट में काम करना चाहिए था। आपने क्या किया? उनको ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया, और बहुत अच्छा किया इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने। उन्होंने कहा कि हम कचरे के डब्बे नहीं है जो आप हमको कहीं कुछ भी भेज देंगे। तो जुडिशरी को खुद के गिरेबान में ढांकना चाहिए रेदर देन दूसरों के काम में अड़ंगा। और इस तरीके के लॉयर्स जो इस तरीके का दोहरा मापदंड अपनाते हैं, जो शाहबानो के केस में आप कह रही थी, उसके बाद किस तरीके से कपिल सिब्बल और इस तरीके के जितने लॉयर्स थे उन्होंने डिफेंड किया था पार्लियामेंट को और सरकार को कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वही अब कह रहे कि जुडिशरी सुप्रीम है। जुडिशरी सुप्रीम कैसे हो सकती है? और फिर शशांक जी एक चीज और है कि जैसे अभी आपने जस्टिस वर्मा की बात की, 3 जजों की कमेटी बना दी गई और आज 1 महीना हो गया है, आज तक ये नहीं पता चला कि उस कमेटी ने किया क्या, उनकी जांच पड़ताल कहां तक पहुंची। और ऊपर से आप ये देखिए कि यही बात उपराष्ट्रपति को कहने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई जब सब पर एफआईआर दर्ज हो सकती है तो फिर जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। उनका ये सवाल बेमानी नहीं है, यही सवाल तो इस देश का हर नागरिक पूछ रहा है कि क्या जज अलग है इस देश में और हम अलग हैं, उनके लिए कानून अलग है, हमारे लिए अलग है। अंजू जी मैं कहूंगा इसके लिए भी जुडिशरी खुद रिस्पॉन्सिबल है कि आज उपराष्ट्रपति को यह प्रश्न पूछना पड़ रहा है। अगर जुडिशरी ने सही समय में यह कार्य किया होता, प्रश्न पूछा होता, कार्रवाई की होती, तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे लगता है कि ये हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उनको सही था। एक समय था जब प्रोटेक्शन की जरूरत थी शायद, लेकिन अब उसका जो मिसयूज हो रहा है वो बहुत गलत है अंजू जी। मतलब आप सोचिए कि आपकी जो न्याय व्यवस्था है धूमिल हो चुकी है। 1/3 पॉपुलेशन मैंने बताया किस तरीके से इन्वॉल्व है लिटिगेशन में, 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं केस को चलते हुए में, और सरकार से जब 3 महीने के में सॉल्व नहीं हो पाता है कोई चीज तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करते हैं कि आप करिए। कल को हो सकता है, वो दिन दूर नहीं अंजू जी, कि न्यायपालिका कहेगा कि हम आर्टिकल 142 जिसकी बात वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी की है, हम उसका प्रयोग करते हुए पार्लियामेंट को खत्म कर देते हैं, हम प्रधानमंत्री को हटा देते हैं, हम राष्ट्रपति को हटा देते हैं, जेल में डाल देते हैं। क्या करिएगा? क्योंकि आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि न्याय को पाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी करना पड़े तो वो करने के लिए स्वतंत्र है। ये इसलिए किया गया था क्योंकि भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। लेकिन आज के डेट में गार्डियन नहीं, वो जो एक नटखट बच्चा होता है आपके यहाँ जो गड़बड़ कर सकता है, वो वैसा कार्य कर रहा है। आप डिक्टेटर बनने की राह पे हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट नहीं कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। कौन नहीं कह रहा है?
सिर्फ वही नहीं कह रहे हैं अंजू जी जिनको फायदा है कि पार्लियामेंट में लॉ पास हो और हमको वो केस मिले और हम सुप्रीम कोर्ट में उसको जाके कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चैलेंज करते हैं, सिर्फ वही गिने चुने लॉयर और कोई नहीं है। शांत जी, आप आर्टिकल 142 की बात करें, इसको तो न्यूक्लियर मिसाइल तक कह दिया है उपराष्ट्रपति ने कि इसको तो कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप सही कह रहे हैं कि ये एक तरह से सुप्रीमेसी साबित करने की कोशिश ही तो कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट, कि हम तुमसे ऊपर है, तुम्हारे को कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। अंजू जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस देश में कानून कौन बना सकता है, बड़ा क्लियर है कि सिर्फ विधायक पालिका ही बना सकती है, यानी पार्लियामेंट और असेंबलीज ही बना सकती है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होगा, कोई पूछ सकता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट उस पर्टिकुलर पार्ट को स्ट्रक डाउन कर सकता है, ये कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। यहाँ पे एक नया ला देना कि भाई गवर्नर को इतने दिन में बताना पड़ेगा, राष्ट्रपति को इतने दिन में बताना पड़ेगा, राष्ट्रपति को हमसे पूछना चाहिए और हम बताएंगे कि कैसे करना है, तो मेरा मानना है कि वो तो आप ये दर्शा रहे हैं कि भाई हम ही बड़े हैं और हम ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है। और अंजू जी एक बड़ी बात है, देखिए पार्लियामेंट को इतना पावर क्यों दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा, इसलिए दिया गया क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो चुने हुए लोग हैं जनता के, वो अकाउंटेबल है जनता से, जनता उनसे प्रश्न पूछ सकती है। कोई भी सांसद किसी से जब मिनिस्टर से प्रश्न पूछता है तो वो उस जनता को जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उनके बिहाफ में प्रश्न पूछता है। राज्यसभा में तो वो कद और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब जुडिशरी के सामने, आप जुडिशरी से प्रश्न कौन पूछेगा, जुडिशरी से आप प्रश्न पूछेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि इस तरीके की जो व्यवस्था इस देश में होते जा रही है वो इस देश के लिए अच्छा नहीं है, और ना ही वो चीज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बाबा साहब अम्बेडकर चाहते होंगे जब संविधान बन रहा होगा। और एक बात और देखिए अंजू जी, इस देश में तो ये भी नियम कभी नहीं था कि इस देश के जजेस ही जजेस अपॉइंट करेंगे, वो पावर आपने पार्लियामेंट से छीन लिया। पूरे दुनिया में आज अंजू जी कहीं भी ये कॉलेजियम जैसा सिस्टम नहीं है कि हम ही अपॉइंट करेंगे कि अगला जज कौन होगा। और आप देखिए कि जज के बच्चे जज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बच्चे जज, विधायक के बच्चे जज, इस टाइप का हो रहा है सिस्टम। तो किसके लिए अच्छा है? आप ना अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, ना आप अपना आरटीआई के अंदर आना चाहते हैं, ना आप अपने एसेट्स का डिस्क्लोजर करते हैं, ना आप अपने ऊपर एफआईआर करवाते हैं जब करप्शन के चार्जेस लगते हैं। सही, ये जो न्यूक्लियर मिसाइल बोला है गलत नहीं बोला है। आर्टिकल 142 का इतना ज्यादा दुरुपयोग, मुझे याद है अंजू जी, एग्जांपल देता हूं, 2 साल पहले, और मेरा उस विद्यार्थी से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन एग्जांपल है, 2 साल पहले एक विद्यार्थी को फॉर्म भरने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्रेडिट कार्ड का कुछ तो इश्यू हो गया था, आईटी बॉम्बे में उसको एडमिशन नहीं मिला। आईटी बॉम्बे ने बोला कि सर इस साल तो नहीं हो सकता, हमारी सीट भर गई है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके एक नई सीट क्रिएट कर दी गई। केरला में स्कैम हो गया जजेस के अपॉइंटमेंट में, तो जजेस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब तो हो गया स्कैम, हम मानते हैं स्कैम है लेकिन हम उनको नहीं हटा सकते क्योंकि वो जज बन चुके हैं। इस तरीके का जजमेंट, क्या यही इस टाइप का जजमेंट किसी करप्ट नेता के ऊपर में आता? क्या न करप्ट ब्यूरोक्रेट के ऊपर में आता? नहीं। और हम भी सपोर्ट करते हैं उसको कि नहीं आना चाहिए, तो क्यों जुडिशरी को अलग टाइप से ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्या ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? ये अपने आप में वायलेशन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेके कॉन्स्टिट्यूशन को खराब कर रहे हैं। शशांक जी, एक चीज और मुझे समझाइए कि जैसे सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में वक्फ पर चर्चा हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने हिस्सा लिया, कपिल सिब्बल ने हिस्सा लिया, वोटिंग भी की, वहां पर भाषण भी दिए, फिर ये दोनों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और यहाँ पर भी ये दोनों केस लड़ रहे हैं, जैसी दलीलें दे रहे हैं, लग रहा है कि संसद में जो बोला जा रहा था वो यहाँ सब बोला जा रहा है। तो इन दोनों को क्या इस मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए था, या ये संसद में कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते, या यहाँ पर केस ना लड़ते? ये जो दोहरे तरीके से ये लोग इस मामले के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी तो अपने आप में जनता के बीच एक गलत मैसेज दे रहा है ना, कि ये लोग जब ये लड़ाई जीत नहीं पाए संसद में तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अंजू जी, यहाँ तो 2-3 चीज है। सुप्रीम कोर्ट को यह केस एंटरटेन नहीं करना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में जिन लोगों ने वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज किया उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि आप हाई कोर्ट जाइए। जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया उसको कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो जब आप हिंदुओं के अधिकारों के लिए जो पिटिशंस आए उनको आपने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि आप हाई कोर्ट जाइए, तो कैसे इस अमेंडमेंट को चैलेंज करने वाले पिटिशंस को आपने एक्सेप्ट कर लिया? ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उसके लिए इंटरिम रिलीफ देने के लिए तैयार हो गए। दूसरी बात, आपने एकदम सही कहा, ये जो वकील हैं वो सांसद भी हैं। अगर संसद में जाके उन्होंने वोट किया है और लोकसभा और राज्यसभा में जो वोटिंग चल रही थी तो एक भी एब्सटेन नहीं हुआ अंजू जी।
आपने देखा होगा सबके सब या तो यस या तो नो किए हैं, और छोटी मोटी बहस नहीं हुई है, 10-10 12-12 घंटे की बहस हुई है। और ये ऐसा बिल नहीं है या ऐसा एक्ट नहीं था अमेंडमेंट का कि आया और पास हो गया सीधा डिस्कशन के बाद। ये आया 8 अगस्त 2024 को, उसके बाद जेपीसी में गया, जेपीसी की 38 मीटिंग्स हुई, लाखों लोगों ने इस देश के अलग अलग प्रांतों से उसमें अपने सजेशंस भेजे, शायद 20 से 30 लाख सजेशंस गए हैं। उसके बाद वो सजेशंस को मान के नहीं मान के, अमेंडमेंट डाल के नहीं डाल के, उसके बाद पार्लियामेंट में आया, उसमें बहस हुई, उसके बाद अब जाके फैसला हुआ। राष्ट्रपति ने उसमें पॉइंट दिया। तो किस अधिकार से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने की बात या इस तरीके से उसको एंटरटेन करने की बात की? आपने अपना ही प्रेसिडेंट नहीं माना। पहले तो हो चुका है ना भाई कि आपने मना कर दिया वक्त 1995 को चैलेंज करने वाले लोग हाईकोर्ट जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने वाले हाईकोर्ट जाए। तो इस केस में ऐसा क्या डिफरेंस है? क्या सिर्फ ये डिफरेंस है जो लोग बात कर रहे हैं कि हिंदुओं के अधिकारों में आप हाईकोर्ट जाइए, लेकिन मुसलमानों के अधिकारों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में तुरंत एंटरटेन कर लेंगे? ना सिर्फ एंटरटेन करेंगे लेकिन हम उसमें इंटरिम रिलीफ भी दे देंगे। वो कह रहे हैं कि कागज नहीं है, तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि कागज नहीं है, तो भाई कैसे दिखाएंगे पुराने कागज? राम मंदिर में कागज क्यों मांगे गए थे? फिर काशी विश्वनाथ में कागज क्यों मांगे जा रहे हैं? मथुरा में कागज क्यों मांगे जा रहे हैं? भोजशाला में कागज क्यों मांगे जा रहे हैं? तो क्या सब कुछ का ठेका इस देश के सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? उनके पास कागज भी नहीं है और फिर भी चलाएंगे? अंजू जी, इसी जिस बात की बात हो रही है ना, वक्त बाय यूजर, इसी वक्त बाय यूजर की वजह से सुप्रीम कोर्ट में 23 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट को केस लड़ना पड़ा था। और अंजू जी, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, उस दिन जिस दिन ये हो रहा था केस फाइनल, मैं उस दिन कोर्ट में था। जब इनिशियली कुछ किसी व्यक्ति ने एक बार अचानक से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाके नमाज पढ़ा होगा, उसके बाद उन्होंने रेगुलर नमाज पढ़ना शुरू किया, उन्होंने क्लेम कर दिया कि हमारा है, उसके उन्होंने क्लेम किया कि मस्जिद की जगह दी जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट जीत गया सुप्रीम कोर्ट में। फिर उन्होंने छुपके से उस प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, वक्फ बाय यूजर बोल के। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये वापस मैटर आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसमिस होके, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील को कहना पड़ा, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील साहब थे, कि दिस इज अ फ्रॉड ऑफ लॉ। और आपको जानकर ताज्जुब होगा अंजू जी कि उसमें भी वक्फ के तरफ से कपिल सिब्बल जी ही वकील साहब थे। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से एक केस है जिसमें कपिल सिब्बल आ गए और जीत रहे हैं, हार रहे हैं। हर ऐसे मामले में कपिल सिब्बल रहते हैं, क्योंकि एजेंडा हो गया है कि सरकार के खिलाफ हो, पार्लियामेंट में एंटी हिंदू काम कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, जुडिशरी के थ्रू करवाने की कोशिश करो। शशांक जी, मैंने एक मामले में सुना है कि एक जज के इम्पीचमेंट के दौरान ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो लॉयर पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो वहां पर वोट नहीं करेंगे उस इम्पीचमेंट के मोशन के दौरान। वो किस्सा क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, अभी 2-3 पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी बात थी ये, और कहा गया कि इनके इम्पीचमेंट को होना चाहिए। अपोजिशन ने यही कांग्रेस की जो अपोजिशन पार्टी है, इन्होंने इम्पीचमेंट मोशन प्रपोज किया था पार्लियामेंट के अंदर। वो मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया। क्यों? क्योंकि वही वकील यहां दलील कर रहे हैं कुछ और पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अलग से कहना पड़ा, क्योंकि वहां पे मांग उठ गई कि जो वकालत करते हैं वो पार्लियामेंट में नहीं रह सकते, या जो पार्लियामेंट में वो वकालत नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक ही साथ 2 इंस्टीट्यूशन में रहने वाला मामला है। देखिए अंजू जी, ये देश 4 इंस्टीट्यूशन पे चलता है, एक विधि पालिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक मीडिया। मीडिया तो चलिए स्वतंत्र है, वो तो सरकार के अधीन नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, बाकी तीनों तो है। तो क्या कोई कल आप किसी ब्यूरोक्रेट को आप दे सकते हैं कि आप पॉलिटिशियन भी बन जाइए, या किसी पॉलिटिशियन को आप दे सकते हैं कि आप ब्यूरोक्रेट भी बन जाइए? जब ये नहीं है तो किसी वकील को आप पार्लियामेंटेरियन का दर्जा कैसे दे सकते हैं? अच्छा, कहा गया कि नहीं भाई पास्ट में भी होता है तो होना चाहिए, तो चलिए ठीक है होना चाहिए, लेकिन क्या फिर उसी के पास ये पावर होना चाहिए कि जिस जज के सामने वो योर ऑनरशिप और लॉर्डशिप बोल के अपीयर होता है हर दिन अलग अलग क्लाइंट के लिए, क्या वही उसके इंपीचमेंट मोशन में साइन कर सकता है पार्लियामेंट में? तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई नहीं कर सकते हो। लेकिन देखिए अंजू जी, एक और बात है, वही लोग एनजेक को लाने वाले लोग कांग्रेस ही लाई थी पहली बार प्रपोज, बाद में बीजेपी ने उसको मूव किया था, सभी लोगों ने अक्रॉस पार्टी उसको वोट किया था। आज वही लोग उसी के साथ साठ गांठ बांध करके किसी तरीके से सरकार को रोकने की एक प्रयास कर रहे हैं। और ये सिर्फ सरकार को रोकने की बात नहीं अंजू जी, अभी मेरा मानना है बड़ा स्पष्ट,
अगर इस देश को चलना है तो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो भी संविधान का कॉपी उठाइए, चाहे लाल कॉपी उठाइए चाहे नीली कॉपी उठाइए, फर्क नहीं पड़ता है, संविधान को मानना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसा हो रहा है जो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 70 सालों में कम से कम 5 मुद्दों में ऐसा कार्य किया है। और मैं एग्जांपल देता हूं अंजू जी, हिंदू के राइट्स के अंदर आप घुसने के लिए, हिंदू महिलाओं को राइट देने के लिए आप घुस गए अंदर। आपने प्रॉपर्टी एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में महिलाओं को अधिकार देने के लिए आप 1955 से पहले तक चले गए, जब कानून बना भी नहीं था। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के तो अधिकारों के लिए आप बात नहीं करते। वक्त में आपने मना कर दिया कि भाई अभी हम तुरंत इसमें घुस जाएंगे, हम तो स्टे लगाने के लिए भी तैयार है। दूसरा एग्जांपल अंजू जी, जब पार्लियामेंट के पास ये अधिकार था कि जजेस कौन होंगे वो अपॉइंट करेंगे, राष्ट्रपति उसके हिसाब से करेगा, तो अपने पास आपने पावर खींच लिया, 2 जजेस केस 3 जजेस केस बोल के कॉलेजियम के माध्यम से। ये दूसरा एग्जांपल था अंजू जी। तीसरा एग्जांपल, मुख्य न्यायाधीश कौन होगा ये कंपलसरी, कि हम ही डिसाइड करेंगे मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, पार्लियामेंट नहीं डिसाइड कर सकती। ये तीसरा एग्जांपल अंजू जी। चौथा एग्जांपल, हम दूसरों का तो देखेंगे करप्शन कैसे रोका जाए, कैसे नकेल कशी जाए, लेकिन हमारा करप्शन क्या होगा उस पर हम बात नहीं करेंगे। ना ही हम अपने एसेट्स डिस्क्लोज करेंगे, ना ही हम अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड डिस्क्लोज करेंगे, ना ही हम अपने परिवार के एसेट्स डिस्क्लोज करेंगे। ये चौथा एग्जांपल। और पांचवा एग्जाम्पल अंजू जी, कि पार्लियामेंट तो अकाउंटेबल होता है लोगों के लिए। अगर कोई कानून पास कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही है गलत है, डिबेट में जाएगा, 5 साल के बाद वापस वो चुनाव में जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो निरंकुश है, कोई जवाब दे ही नहीं है उनकी। यही बात तो उपराष्ट्रपति कह रहे थे। देखिए, आम जनता कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए जस्टिस वर्मा वाला कांड क्या है। उसको कितने विस्तार से उपराष्ट्रपति ने बताया कि हफ्ते भर तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है, किसने उसको ढका छुपा, और क्या उसके तार बहुत से लोगों से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है अंजू जी। सबसे पहली बात तो कि अगर आपको नाम लेके नहीं करना था तो कम से कम अननोन के नाम पे तो एफआईआर कर सकते थे कि भाई पैसे मिले हैं, पैसे जले हैं। पहले तो मुकर गए कि भाई पैसे थे ही नहीं, तो बाद में वीडियो जब रिलीज कर दिया तो पता चला कि नहीं भाई पैसे थे। आपने तो एफआईआर, 0 एफआईआर भी नहीं किया, ये पहली बात। और सबसे वियर्ड बात है अंजू जी इस पूरे केस में, कि आज कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को अधिकार नहीं है इस मामले में बोलने का या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोलने का। कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद है, उस राज्यसभा के चेयरमैन है उपराष्ट्रपति। तो अगर कपिल सिब्बल ज्ञान दे सकते तो उपराष्ट्रपति क्यों नहीं बोल सकते? उपराष्ट्रपति अपर हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है, क्यों नहीं बोलेंगे? वो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, संविधान से चलता है इस देश। अगर वो संविधान खतरे में आएगा और कोई भी इंस्टीट्यूशन संविधान का अगर उसके खिलाफ काम करे तो क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं ये बात उठेगी कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जिसके ऊपर में जिसको हटाना चाहिए था उसके पोस्ट से उसको ट्रांसफर क्यों किया आपने? क्यों नहीं उसकी संपत्तियों की जांच हो रही है? ये 3 मेंबर कमेटी कब डिसाइड करेगी? कर भी दी तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट के उस 3 मेंबर कमेटी जो अलग अलग हाईकोर्ट के 3 जजेस की कमेटी बनी है, क्या वो एक सिटिंग जज के ऊपर में कार्रवाई कर भी पाएगी? क्यों अभी तक उस पर नहीं कहा गया कि इनको हटाइए? सुप्रीम कोर्ट हर साल 2 महीने की छुट्टी तो ले लेती है आरामी से, उसमें तो नहीं पूछता किसी की छुट्टी ले कि नहीं ले। तो क्यों नहीं यहाँ पे भी छुट्टी कर दी उन्होंने उस करप्ट जज की जिसपे भी ये सवाल उठा है? और अंजू जी, बात सिर्फ करप्शन का नहीं है कि उन्होंने करप्शन किया कि नहीं किया, बात ये है कि लोगों के मन में डाउट है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को लेके। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने का अधिकार या उसकी जिम्मेदारी जुडिशरी पे थी, और अगर जुडिशरी नहीं कर रहा है तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो लोग हैं वो उनको बोलना पड़ रहा है। आज उपराष्ट्रपति जो है वो एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इस देश का संविधान खतरे में है, क्योंकि इस देश के संविधान का जो गार्जियन है वो सही से काम नहीं कर रहा है। और ये जो कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं वो हारे हुए व्यक्ति हैं, लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, किसी तरीके से इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके बात को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो जो कर रहे हैं कोर्ट के अंदर करें, ठीक है, उसके बाहर उनको ज्ञान की ना किसी को आवश्यकता है ना किसी को जरूरत है। उनको सबको पता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में क्योंकि मिनिस्टर नहीं है, अपोजिशन में है, तो किसी तरीके से जुडिशरी के माध्यम से कोर्ट चला रहे हैं। लेकिन आप देखिए, ये जो वक्फ वाला ही एग्जांपल ले लीजिए, इसमें जिन लोगों ने चैलेंज किया इस कानून को, कौन कौन है? असदुद्दीन ओवैसी, लोकसभा में उन्होंने वोट किया है बोल के, वो कौन होते हैं यहाँ आने वाले? उसमें और कौन है? अमानतुल्लाह, भाई एमएलए है वो बंदा है, वो उसका कैसे हो गया? एक और एग्जांपल, एक संस्था है जो कि उलेमाए हिंद है, उलेमाए हिंद एक पार्टी है,
अंजू जी, उलेमा हिंद का जो बंगाल का प्रेसिडेंट है वो वहां का सिटिंग मिनिस्टर है, जिसके बोलने पे वहां दंगे भड़के, एंटी हिंदू क्लैशेस हुए हैं। क्या अधिकार है उसको यहाँ आने का? तो क्या सुप्रीम कोर्ट का दायित्व तो नहीं बनता था इन लोगों पे प्रश्न उठाया जाए, या एटलीस्ट केसेस से उन लोगों को हटा दिया जाए? कहां ये जेन्युइनिटी है, कहां बोनाफाइड है उनका? शशांक जी, सोशल मीडिया एक्स पर आज एक हैशटैग चल रहा था। मैं उस शब्द को इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या लिखा जा रहा था। अब सोचिए, इन हालात के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ही तो जिम्मेदार है। अगर महीने भर पहले जस्टिस वर्मा के कांड की जांच ईडी या सीबीआई से करवा दी गई होती, दिल्ली पुलिस से करवा दी गई होती, तो लोगों का भरोसा तो रहता जुडिशरी पर। बिल्कुल 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 अंजू जी, भरोसे की ही बात है। जो दिखता है उसी पे विश्वास होता है लोगों को। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से लालू यादव को के ऊपर जब करप्शन केस हुआ तो 20 साल चलने के बाद उसको सजा हुई, बहुत अच्छा लगा लोगों को। लोगों ने देखा किस तरीके से किसी एक आईएएस ऑफिसर ने बहुत पैसे ले लिया तो उसको उसके पोस्ट से हटा के उसके ऊपर केस हुआ, बहुत अच्छा लगा लोगों को। आज अगर जुडिशरी पे भी एक्शन हुआ होता इस तरीके से तो बहुत अच्छा लगता लोगों को। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है जुडिशरी जुडिशरी को, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर रहा है उसको दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो वो दिखता है कि आप करप्शन के अगेंस्ट नहीं हैं। आप सिर्फ अगेंस्ट हैं कि भाई दूसरे लोग करप्शन ना करें, हम कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से कार्य करेंगे या करते रहेंगे तो आज एक उपराष्ट्रपति ने बोला है, कल तमाम सांसद भी बोलेंगे यही बात, कल तमाम विधायक भी बोलेंगे और कॉमन सिटीजन भी बोलेगा। क्योंकि आप सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे किसी की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीन पाएंगे। और सोशल मीडिया में अगर जब ये आउटरीच ज्यादा हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका अपना कंडक्ट अच्छा नहीं है, आप सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कुछ चीज बुरी लग रही है, अखर रही है, तो उस पर हर कोई बोलता है, इसीलिए सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है। और ये अब जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि जो बातें उपराष्ट्रपति ने कही उन पर गौर करे। और ऐसा क्यों हो रहा है कि उन पर भरोसा नहीं रहा देश की जनता को या उपराष्ट्रपति को? इसका सॉल्यूशन खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही तलाशना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर बहस आगे कैसे बढ़ती है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो बहस है ये थमने वाली नहीं है। बहुत सारे सवाल उठेंगे और कपिल सिब्बल जैसे लोग तो और भी कई सवाल उठाएंगे। आपने शशांक जी समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मेरे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम अंजू जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। आशा है दोबारा जल्दी आएंगे। बिल्कुल।